नमस्कार युवा पहल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार। हमारी खास सीरीज़ युवा और अनुभव में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंडवा एडिशनल पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावा मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा और अनुभव में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। मैम सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि एक बार आप शुरू से जब इस सेवा में आए, क्या मोटिवेशन था, क्या प्रेरणा थी कि एक पुलिस विभाग एक टफ चैलेंज के रूप में आपने लिया और पुलिस विभाग में आए? ये आज से 25 साल पहले की बात है। 98 में जब हमारा एटलीस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हुआ तब फिर हमने सिविल सर्विसेज देने का सोचा। मतलब इंटेंशन हमारा ये नहीं था हमको सिर्फ पुलिस फोर्स से ज्वाइन करना है। हमने पीएससी देख के हमने गवर्नमेंट जॉब को चुना कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो इसलिए हमने पीएससी की तैयारी की। फिर आपने जब हमारा जब मेंस क्लियर हुआ, जब हमारा इंटरव्यू की जब बारी आई, तब फिर ये फील आया कि पुलिस सर्विस डायरेक्ट पब्लिक की सेवा करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए फिर हमने इंटरव्यू में हमारी प्रायोरिटी हमने डीएसपी को चुना और फिर हम डीएसपी पे सिलेक्ट हुए और उसके बाद हम इस पुलिस सेवा में आए। आज से 25 साल पहले तो मैम आप कौन से बैच के हैं वैसे? मैंने 2000 98 में मैंने पुलिस ज्वाइन किया था, तो 96 पीएससी को मैंने क्रैक किया है। 96 पीएससी को। मैम अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि आज तो परीक्षा का स्वरूप बहुत हद तक बदल चुका है। उस समय क्या क्या चुनौतियाँ थी, क्योंकि आज सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया पे 1000 तरीके के नोट्स, 1000 तरीके की वेबसाइट, 1000 तरीके के जो भी सामग्री वो मिल जाती। उस समय क्या क्या चुनौतियाँ थी? पहले की तुलना में अब कंपेरेटिव आपको मटेरियल से ज़्यादा मिल जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। पैटर्न थोड़ा सा बदला है क्योंकि हमारे समय में सब्जेक्ट होता था। पीएससी में आपको 2 सब्जेक्ट करने पड़ते थे। एक मैंने जैसे पॉलिटिकल साइंस लिया था और मैंने एक इकोनॉमिक्स लिया था, क्योंकि मेरे दोनों मेन सब्जेक्ट थे। अब क्या है कि अब टोटली आपका है ना जीके पर डिपेंड है आपका पूरा की पूरा एग्ज़ाम। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन कंपेरेटिव पहले की अपेक्षा है ना थोड़ा सा ईजी हो गया है ना। दूसरा स्केलिंग पहले चलता था, वो अब जो नहीं हो पाया, एक चीज़। तीसरी चीज़ कि हमारे समय इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कंप्यूटर्स मोबाइल किसी के हाथ में थे नहीं, तो हम टोटल डिपेंड थे अपने किसी भी नॉलेज के लिए लाइब्रेरी पे। तो किसी का भी आंसर ढूंढना होता था तो हम किताबें खंगालते थे, उसमें हमारा टाइम भी जाता था, पर उसका फ़ायदा ये था कि हम जो चीज़ ढूंढते थे उसके अलावा हमको एक्सेस में कोई दूसरी चीज़ें भी मिल जाती थी। और अगर अपना आँखों से देखते थे, खुद ढूंढते थे, तो उसकी बात अलग होती थी। आजकल क्या होता है कि जो आपको सर्च करना हो, जो आपको चाहिए, आप यूट्यूब पर डाल लो, आप है ना गूगल पे पूछ लो, आपको तुरंत उसी का आंसर मिलता है। तो उससे सराउंडिंग चीज़ें जो नॉलेज में ना, जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे तो आप उसको पूरा अच्छे से आप अपना आंसर सर्व नहीं कर पाओगे। तो बेनिफिट भी बोलूँगी और नुकसान भी बोलूँगी। थोड़ा जो हमारा टाइम जाता था वो टाइम अब बच जाता है ना बच्चों का। दूसरा एक लर्निंग कैपेसिटी होती है सबकी अपनी अपनी, तो वो मेरे को लगता है कि वो तब भी इतनी मायने रखती थी और आज भी इतनी मायने रखती है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप मतलब कोई ये मैटर नहीं रखता है कि आप कितना घंटे आप पढ़ रहे हो, चाहे 16 घंटे पढ़ो, चाहे आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आपने जो 3 घंटे में सर्व किया है उसी पे आपको अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। तो जो 3 घंटे के में आप जो है ना लिख के आते हो वो किस क्वालिटी का है कंटेंट, वो तभी आ पाएगा जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की होगी। तो मैं बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि चाहे पुराना समय हो, चाहे अब का समय हो, चाहे आगे फॉर फ्यूचर हो, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। नो शॉर्टकट इन योर सक्सेस। ये परीक्षा के संबंध में हमने बात करी। अब आप पुलिस विभाग एक चुनौतीपूर्ण जॉब है ही सही, और दूसरी चीज़ आप महिला भी हैं, तो किस प्रकार आपने महिला होने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी रहती है, तो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारियां, आज आप एडिशनल एसपी पूरा जिला एक तरीके से देखा जाए तो आपके हाथ में है। किस प्रकार से इस सेवा में आपने मैनेज करा घर और प्रशासन को? बिल्कुल नो डाउट, महिलाओं के लिए कोई भी टास्क हो, चाहे आपको कोई एग्ज़ाम देना हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में आपको सर्विस देना हो, महिलाओं के लिए ना दोनों चैप्टर चूँकि है ना खुले रहते हैं घर और बाहर के, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जितना पुरुषों को मेहनत करनी पड़ती है इस्टेब्लिश होने के लिए डिपार्टमेंट में, उससे डबल मेहनत मेरे को लगता है महिलाओं को करनी पड़ती है ना। क्योंकि किसी भी खासतौर पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अब तो खैर हम 33% है ना महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने लगा है, तो काफ़ी महिलाएं हैं। चाहे पीएससी में डीएसपी इंस्पेक्टर हर लेवल पे हमको महिलाएं मिल जाती।
98 में हमारे जब हमने ज्वाइन किया था तब महिलाएं बहुत कम थी, क्योंकि महिला रिजर्वेशन था नहीं। तो कोई भी जॉब असाइन करने के लिए थोड़ा सा जो एक मेंटलिटी होती है, मैन मेंटलिटी, हमारे डिपार्टमेंट थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि अरे महिलाएं इनको भेजें या ना भेजें। तो जो महिलाएं अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, जिन्होंने काम करके दिखा दिया, जिनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, वो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा है ना दिक्कत है। लेकिन अब बिल्कुल फ्रिक्वेंट सबको पोस्टिंग्स मिल रही हैं, महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और मैं बोलूँ फील्ड में भी काफ़ी महिलाएं संभाल रही हैं। मैंने आप हमारा खंडवा में देख लो, हमारी मात्र 2 महिला टीआई है, दोनों की दोनों हमारी थाने संभाल रही हैं। तो ये समय के साथ थोड़ा सा चेंज आया है। और महिलाओं के लिए नो डाउट थोड़ा सा पुलिस की नौकरी थोड़ा टफ इसलिए होती है क्योंकि एक तो वर्किंग आवर्स बिल्कुल है ना फिक्स नहीं होते हैं। आपका सुबह ये 10 to 5 वाला जॉब नहीं है। हो सकता है आपको सुबह 7 बजे भी जाना पड़े, हो सकता है रात को आपको 3 बजे भी जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट होता है तो इजीली कर पाते हैं। क्योंकि मेरा हस्बैंड जुडिशरी में थे, थोड़ा सा पुलिस को समझते थे, परिवार वालों को सपोर्ट रहा, तो बहुत आराम से मैं अपने जॉब को कर पाई। परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने बताया कि 10 to 5 की जॉब नहीं है, एक कभी भी आपको फ़ोन आ सकता है, कुछ भी हुआ हो, स्ट्रेस वाला काम है। तो इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप और क्या क्या करते हैं? ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो गौरव कि थोड़ा सा स्ट्रेस वाला जॉब है और आप है ना रिएक्ट नहीं कर सकते हो। आपको अगर कोई काम आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम शाम के बाद हम ये नहीं करेंगे। जब भी जो भी जिसकी रिक्वेस्ट होगी, जब जैसे डिमांड होगा जॉब का, तो वो हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये मतलब इवन पुलिस में थोड़ा सा बीपी शुगर ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है, ये स्ट्रेस की वजह से काफ़ी लोगों को हो जाता है। तो हालांकि अब जो नई जनरेशन आ रही है हमारे यहाँ, थोड़ा सा अपनी फिटनेस का भी अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ अपने ना, जैसे मैं अपना खुद का बता दूं, बाकी लोगों का तो नहीं बता सकती। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ना गेम्स भी खेलते हैं। अब मैं अपना पेंटिंग का मेरा इंटरेस्ट है शुरू से, तो मैं थोड़ा सा पेंटिंग करती हूँ। तो ये स्ट्रेस बूस्टर का काम करते हैं। तो अगर कोई ना कोई व्यक्ति अगर अपनी, ज़रूरी नहीं सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में, अगर आप पढ़ भी रहे हो, आप किसी की तैयारी भी कर रहे हो, आप कुछ भी हो, अगर अपना एक कोई अगर शौक अपना अंदर जिंदा रखेंगे तो आप अपने किसी भी स्ट्रेस से आप स्ट्रगल कर पाएंगे। आपने पेंटिंग का बताया कि पेंटिंग करते हैं आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो पेंटिंग का कोई विशेष क्षेत्र है उसके अंदर? हाँ, मेरा स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पिथौरा में है। वो मैं जब अलीराजपुर झाबा में मेरी पोस्टिंग थी तो मैंने वहाँ सीखा था। इसके अलावा मैं गोंडी का आर्ट करती हूँ, मैं केरा म्यूरल पे करती हूँ। और एक्रेलिक्स में थोड़ा सा काम है मेरा कि एक्रेलिक पेंट से मैं पूरा काम करती हूँ। तो मोटा मोटा ये ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड मैं काम करती हूँ। सबसे पहले आपने अलीराजपुर में देखा ट्राइबल आर्ट्स को, और किसी भी आर्ट्स का एक संदेश होता है, तो पिथौरा आर्ट्स का क्या विज़न है, क्या संदेश? जैसे पिथौरा और गोंडी आर्ट अगर आप देखोगे तो पिथौरा में तो आपको सिर्फ आपको प्रकृति मिलेगी, जिसमें आपको पक्षी मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, है ना, जानवर मिलेंगे। पिथौरा आर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। पिथौरा आर्ट सिर्फ ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड है ना। वो जब पिथौरा आर्ट आप जब देखोगे, ये मेरे ऑफिस में ही लगा हुआ है, इसको भी अगर आप देखो तो बेसिकली इसमें उनकी जो पूरे ट्राइबल्स की जो जीवन शैली है वो दिखाई हुई होती है। क्योंकि वो जंगल से जुड़े हुए लोग होते हैं ट्राइबल्स, तो इसलिए वो चांद की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, वो जितने भी जानवर होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, है ना, उनकी फसलें कैसे होती है, वो खेती कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ पिथौरा में दिखाते हैं। अब चूँकि मैं वहाँ रही हूँ, उनका मैंने कल्चर देखा है, तो उसको चूँकि पिथौरा में भी देखा है, इसलिए मेरी पेंटिंग्स में भी वो दिखता है। तो उससे आपको एक रुचि बनी कि पिथौरा आर्ट्स को आगे ले जाए? हाँ, पिथौरा आर्ट को क्या है, जैसे बाकी सब आर्ट का नाम था, ऐसे पिथौरा आर्ट का कोई नाम नहीं था। नाम तो अपने आप में वो बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी है ना शैली है वो, लेकिन बाहर कोई नहीं जानता था उसको। तो अब जैसे खंडवा में आप पिथौरा पूछोगे तो कोई नहीं जानेगा। तो इस पर्पज़ से मैंने पिथौरा की 1-2 एग्जीबिशन भी लगाई है, और जितने अपने सरकारी ऑफिस हैं वहाँ थोड़ा पिथौरा बना के लगाया, अभी लोग थोड़ा सा इस कल्चर को जाने, इस इंटरेस्ट से मैंने काम किया। अब एक मेरा बस एक उद्देश्य कि एक बहुत बड़ी पिथौरा बनाने का मेरा इरादा है। अब देखो कब है ना होगा पूरा। पिथौरा के बारे में मेरी जहाँ तक जानकारी आपको लेके कि मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा, तो आप कहीं गए थे विदेश, तो वहाँ भी हाँ उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। हाँ, मैं अपनी एक ट्रेनिंग के लिए मैं गई थी, लेस्टर जाना हुआ था, लेस्टर शेफील्ड। तो वहाँ के कुछ लोगों से परिचय हो गया था। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि वो उसके बाद वो यहाँ आए अपने इंडिया, NRI का अपना MP में जो अपना सम्मेलन हुआ था इंदौर में। तब उनको फिर मैंने पिथौरा आर्ट और है ना गोंडी आर्ट की कुछ पेंटिंग्स गिफ्ट की थी। तो उसके पीछे देने का इंटेंशन सिर्फ यही था कि ये थोड़ा सा बाहर भी लोग इस कला को जाने, इस पर्पज़ से उनको दी थी।
पिथौरा आर्ट्स को एक राष्ट्रीय मंच देना और इंटरनेशनल रूप से मंच देने के लिए आप प्रयासरत हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यूनिसेफ ने भी पिथौरा की एक है ना अपने पेज पे उसको पिथौरा की एक पेंटिंग को लगाया था। उसका बस इंटेंशन यही था कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए जो कि काम करते हैं और उसी को बेस को रख के वो वाली पिथौरा बनाई थी, तो उन्होंने भी अपने पेज पे इसको टेक किया था। युवा पीढ़ी को आप पुलिस विभाग में और कई बार ऐसे केस साजते रहते हैं जिसमें युवा इन्वॉल्व रहते हैं, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के लिए और बाकी सब चीज़ों से हट के अपना एक दिशा को चुन कर आगे बढ़ना किस प्रकार क्या सोच सकते हैं? मैं बस नए बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ की, क्या कोई चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा एक पेशेंस अपने अंदर रखें, एक बात। नंबर दूसरा कि कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। आप सोचो ना जल्दी से आपका है ना साल 2 साल में आपको सक्सेस मिल जाए, 6 महीने में आपका बिजनेस ग्रो अप हो ले, तो ऐसा होता नहीं है ना। आपको थोड़ा सा टाइम पे करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के ना जीवन में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। जैसे आज आप गौरव, अगर आप बात कर रहे हो आज मेरे से, तो उसके लिए भी आपने थोड़ा सा तैयारी की होगी, थोड़ी सी मेहनत की होगी, थोड़ा सा मेरे बारे में जाना होगा, ढूंढा होगा, तब आप इतने क्वेश्चन कर पा रहे हो ना। तो इसलिए इस नए बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है जानकारी के लिए, लेकिन आप पूरा समय आप अगर सोशल मीडिया पे अगर है ना लगा दोगे, तो आप उसका जो इनपुट है वो आप निकालोगे कब, है ना, आप प्रेजेंट कब करोगे, है ना। तो कोई भी चीज़ है ना आप देख सकते हो, उसका अच्छा यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कुछ कला के बारे में कुछ आना चाहिए, आपको कोई गेम खेलते आना चाहिए, है ना। आपके मोबाइल में गेम खेलना बहुत आसान है, लेकिन आप फील्ड में जब गेम खेलोगे ना तो आपको दोनों का अंतर समझ में आता है। तो थोड़ा सा एक आध मिट्टी के साथ भी है ना 2-4 गेम खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे चीज़ है कि मेहनत सिर्फ एक बार करके ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं, ये अगर लगातार है तो लगातार अगर आप अपने पे काम करते रहोगे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बनोगे और 100% आपको सफलता भी मिलेगी। एग्ज़ाम के दौरान जो सोशल मीडिया है, जैसा आपने बताया था कि पहले किताबों को ढूंढने में समय लगता था, आजकल सामग्री सोशल मीडिया पे ढूंढते और कहीं के कहीं चले जाते, तो उससे कैसे बचना चाहिए? सोशल मीडिया पे क्या होता है कि जब अपन सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ देखना चालू करते हैं, आप रील्स देख लो, आप है ना फेसबुक खोल लो, है ना, आप स्क्रॉल करते रहोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने 3 मिनट पहले कौन सी रील देखी, है ना। तो ये बहुत शॉर्ट टेम्पर काम है जो आपको बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को इसी से बचना चाहिए। एक दूसरा, आजकल जो अपनी नौजवान पीढ़ी है ना, पैसे के चक्कर में आजकल साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा बस ये बोलना है कि आप थोड़ा सा लालच से बचें, जो युवा पीढ़ी है, कि बहुत सारे है ना फर्जी ऐप है ना, पैसे का लालच है, किसी भी चीज़ का लालच, जहां आपको फ्री में आजकल के समय में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, है ना। तो युवाओं को बस मेरा यही कहना है कि एक तो इस चीज़ से बचें, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया पे लड़कियों और लड़कों दोनों को बोलती हूँ कि आप जो रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत बेटर होता है। तो ये जो वर्चुअल फ्रेंड से थोड़ा सा दूर रहें। अगर वर्चुअल फ्रेंड अगर कोई बन भी रहा है तो आप 1 या 2 बार अगर आप देख लें, मिल लें, कि वास्तविकता अपन थोड़ा सा परिचित हो जाए उनसे, तो बहुत बेटर रहेगा, ताकि आपके साथ कोई नुकसान नहीं हो। बस थोड़ा सा पैसे के लालच से बचें। ये आपका सोशल मीडिया से जो इन्फ्लुएंस होता है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को, इससे थोड़ा सा दूर रहें, और थोड़ा सा आपका टाइम आप इसमें बचाएं, तो ये आपके बेटरमेंट के लिए है। धन्यवाद मैम, और आपने बहुत ही अच्छा समय दिया और युवाओं के बारे में, आपने पिथौरा आर्ट्स के बारे में भी जानकारी दी, जिससे कि एक पिथौरा आर्ट्स को लेकर नई जानकारी हमारे पास सूचना का भंडार भराया है, और आपके बारे में भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं बेशक कह सकता हूँ कि इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और युवा आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है युवा और अनुभव की इस खास कड़ी में। थैंक यू सो मच।